नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और तमाम बड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत करें लखनऊ से। पहली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। के श्रीवास्तव, हरीश चंद्र यादव, राधेश्याम यादव ने पत्र सौंपा है। मुरादाबाद के मंडलायुक्त धनंजय कुमार सिंह को हटाने की मांग की गई। चुनाव प्रभावित करने की समाजवादी पार्टी ने आशंका जताई है। समाजवादी पार्टी का एक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली की आशंका जताई जा रही है। तो आजम खान पर ताबड़तोड़ मुकदमे लगाने वाले आईएएस अधिकारी हैं अंजनेय कुमार सिंह और तत्काल रामपुर के डीएम थे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में धांधली की आशंका। आजम खान पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज कराने वाले अधिकारी हैं आईएएस अंजनेय कुमार, और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। के श्रीवास्तव, हरीश चंद्र यादव, राधेश्याम यादव ने पत्र सौंपा है। मुरादाबाद के मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह को हटाने की मांग की गई है। चुनाव प्रभावित करने की समाजवादी पार्टी ने आशंका जताई है। समाजवादी पार्टी का एक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली की आशंका, और यह कहा गया है कि चुनावों को प्रभावित किया गया। आजम खान पर ताबड़तोड़ मुकदमे करने वाले आईएएस हैं अधिकारी अंजनेय सिंह। और ये दोनों को किस तरह से देखें, इस एंगल को किस तरह से देखें कि जो अंजनेय कुमार जिन्होंने सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज किए, अब उन्हीं के ऊपर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। मुरादाबाद के मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह को हटाने की मांग, चुनाव प्रभावित करने की समाजवादी पार्टी ने आशंका जताई है। और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी का एक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रामपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली की आशंका। ब्रिजेश श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है आईएएस अंजनेय सिंह पर, तो इस एंगल को कैसे देखा जाए, क्योंकि वही आईएएस है जिन्होंने सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए हैं आजम खान पर। बिल्कुल, देखिए 2.5 साल पहले रामपुर में जिलाधिकारी थे अंजनेय कुमार सिंह, और ये वही अंजनेय कुमार सिंह है जिन्होंने आजम खान के उन तमाम काले कारनामों को उजागर किया था। जौहर विश्वविद्यालय में किसानों की जमीनों पर किस तरह से जो है जबरन कब्जा किया गया था, उनकी जमीनों को कैसे हथियाया गया था, एक एक दस्तावेज निकाल करके एक एक पूरे घोटाले की और पूरे दबंगई की जो मुकदमे थे वो अंजनेय कुमार सिंह ने दर्ज कराए थे। और उसी के बाद अंजनेय कुमार सिंह जो है के मुकदमे दर्ज कराने के बाद ही आजम खान जेल की सलाखों के पीछे गए थे। और आपको भी याद होगा कि जिस केस में आजम खान की सदस्यता रद्द हुई है, जो हेट स्पीच के मामले में सदस्यता रद्द की गई है, सजा हुई है आजम खान को 3 साल की, दरअसल वो हेट स्पीच इन्हीं अंजनेय कुमार सिंह तत्कालीन डीएम थे, जिनको धमकी देते हुए, जिनके खिलाफ जो है जहरीली बयानबाजी करते हुए जो है वो वीडियो सामने आया था, जिस पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। और उसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई और उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई है। ऐसे में अंजनेय कुमार सिंह का रामपुर से गहरा नाता है, और रामपुर के लोग अंजनेय कुमार सिंह को भली भांति जानते हैं। अब समाजवादी पार्टी को डर सता रहा है कि चूंकि आजम खान की सीट पर ही चुनाव होने जा रहा है, ऐसे इस बात की संभावना है कि आजम खान से जुड़ा हुआ कोई शख्स चुनाव मैदान में आएगा। और अंजनेय कुमार सिंह चूंकि इस समय मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं, और मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत ही रामपुर का जिला आता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता अंजनेय कुमार सिंह के रहते हुए, ऐसे में उन्हें मुरादाबाद मंडल से हटाया जाए। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, देखना है कि जो चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। जो मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो इस पर क्या फैसला लेते हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले ही लेकिन ब्रिजेश जी, इसमें बड़ा सवाल ये है कि इन आरोपों में कोई स्ट्रॉन्ग आधार है भी, या फिर ये सिर्फ बदले की राजनीति हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। इससे पहले भी तमाम अधिकारियों की क्रेडिबिलिटी को लेकर के
सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। हमेशा से जो राजनीतिक दल है वो आयोग को अलग अलग तरीके से जो है उनसे जो है एक तरह से रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि अधिकारियों को हटाइए, अगर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराना है। और चूंकि आंजनेय कुमार सिंह का रामपुर से नाता भी रहा है और रामपुर में चुनाव हो रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि किसी तरह से जो है इस चुनाव को हारा जाए, क्योंकि जो रामपुर का चुनाव है बेहद अहम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले अभी प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हुए, अभी कैंपेन शुरू नहीं हुआ, और उससे पहले समाजवादी पार्टी का जो है ये दांव कहीं ना कहीं आगे चल करके जो है ये न सिर्फ उस सियासी घमासान का जो है आधार बनेगा, बल्कि कहीं ना कहीं बाद में फेस सेविंग का जरिया भी बनेगा। सीधे तौर पर जो समाजवादी पार्टी के पास कहने को हो जाएगा कि हमने तो पहले कहा था कि इन अधिकारियों के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ऐसे में अगर नतीजे हमारे अगेंस्ट में आए हैं तो हम कह सकते हैं कि कम से कम जो है कि इन लोगों की वजह से हमारे पक्ष में नतीजे नहीं आए। तो इस तरह की वो तमाम चीजें होती हैं जो सियासत में अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब समाजवादी पार्टी ने भी जो है आंजनेय कुमार सिंह को हटाने की रिक्वेस्ट करके एक बड़ा दांव खेल दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस पर चुनाव आयोग कैसे संज्ञान लेता है और समाजवादी पार्टी के इस आरोप पर क्या किसी प्रकार की कोई जांच होगी या फिर आगे बढ़ा जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कानपुर से अगली खबर आपको बता रहे हैं। टेरर फंडिंग को लेकर के एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली है। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही है। कानपुर, देवबंद, आजमगढ़ समेत कई ठिकानों पर छापा। पहले भी एटीएस और एनआईए ने छापेमारी की थी। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनआईए की छापेमारी एक बार फिर से जारी हो गई है। कानपुर, देवबंद, आजमगढ़ समेत कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। पहले भी एटीएस ने एनआईए की छापेमारी की थी तो 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो बड़ी खबर, टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही है और कानपुर, देवबंद, आजमगढ़ समेत कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। तो पहले भी एटीएस और एनआईए ने छापेमारी की थी। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और आज क्या लीड मिली है एनआईए को, क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया, इस पर हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रहा है। मेरे साथ एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं और रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि एनआईए लगातार छापेमारी कर रहा है और इसी के साथ साथ कई जो ठिकाने पीएफआई के उन पर छापेमारी की जा रही है। आज किसी प्रकार की कोई लीड हासिल हुई एनआईए को? बिल्कुल निश्चित तौर पर आज की जो छापेमारी है, हालांकि इसके पहले भी हमने देखा है कि एनआईए ने लगातार उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों में करीब 100 से ज्यादा स्थानों पर भी छापेमारी की थी और उस दौरान भी बड़े पैमाने पर जो पीएफआई के संदिग्ध थे उनको गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ की गई थी, जो उनसे जुड़े लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि यूपी में भी कई शहरों में छापेमारी हुई थी, लेकिन आज की छापेमारी काफी अहम है। अहम इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी एक दिन पहले ही केरल के मल्लपुरम में छापा मारा एनआईए की छापेमारी हुई थी, जहां पर 3 स्थानों पर अलग अलग छापेमारी के दौरान एनआईए ने जिन लोगों को उठाया, जो दस्तावेज और उनसे पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आई, वो निश्चित ही चौंकाने वाली हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे राज्यों को दहलाने की कोशिश पीएफआई की तरफ से की जा रही थी। ऐसे सबूत एएनआई को मल्लपुरम में छापेमारी के दौरान मिले थे। हालांकि इस पूरे मामले के बाद अब एनआईए लगातार यूपी और साथ ही साथ उन अन्य जो संभावित स्थान है उन पर छापेमारी कर रही है, ताकि पीएफआई के वो स्लीपर सेल्स और वो कहीं ना कहीं लोग जो लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और कहीं ना कहीं इस तरीके की योजना या साजिश को अंजाम दे सकते हैं, उनके खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। हालांकि कानपुर की हम बात करें, चाहे वो सहारनपुर हो, आजमगढ़ हो, लगातार एनआईए की छापेमारी जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग इस पूरे नेक्सस से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इस तरीके के घटनाक्रम
को अंजाम दे सकते हैं या ऐसी किसी साजिश में शामिल हो सकते हैं, उनके खिलाफ एक कठोर एक्शन लिया जाए। और यही वजह है कि लगातार एनआईए की छापेमारी उत्तर प्रदेश समेत बाकी जगहों पर भी लगातार जारी है। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ एस के वाजपेयी आपके पास। हमारे साथ कानपुर से भी संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ बने हुए। रामजी शर्मा, पहले बताएं कि एनआईए की छापेमारी क्या कानपुर में अभी भी चल रही है और सुबह से क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह जो एनआईए टीम हो या एसटीएफ की टीम हो लगातार पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और पिछले 2 महीने से लगातार छापेमारी जारी है। टेररिस्ट फंड का जो फंडिंग का जो मामला था वो लगातार सामने आ रहा है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी के 100 से ज्यादा पीएफआई सदस्य पकड़े जा चुके हैं। इसके बाद एक बार फिर कानपुर का नाम सामने आया था कि कानपुर जो बेकरगंज क्षेत्र है वहाँ पीबी मैदान ग्राउंड है, कंपाउंड, वहां पर 3 जो पीएफआई सदस्य वहां पर रुके हुए हैं और इसकी जानकारी पर एनआईए और एटीएस ने आज संयुक्त रूप से कानपुर में आई और उनकी 3 सदस्यीय टीम ने वहां छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वहां पर जिस कमरे पे जो पीएफआई सदस्य के रुकने की बात सामने आई तो वहां पर ताला मिला, वहां पर छानबीन की और एनआईए की टीम ने लोकल पुलिस और एटीएस के साथ मिलकर आसपास के लोगों से पूछताछ भी करी। उस पूछताछ के दौरान उनको जानकारी हुई पिछले कई दिनों से यहाँ पर कुछ लोग रुके थे, लेकिन देर रात से वहां पर ताला लगा, वो तीनों जो यहाँ पर रुके सदस्य हैं वो सभी बाहर निकल गए। फिलहाल अभी पूरी जो छापेमारी की जो कार्रवाई वो एनआईए की कानपुर में, जो एनआईए की एक टीम जो 3 सदस्यीय टीम है वो इस वक्त कानपुर में ही रुकी हुई है और जो उनको क्लू मिल रहा है, सुराग मिल रहा है, उसके आधार पर वो लगातार अन्य स्थानों पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो पीएफआई का जो नाम टेररिस्ट फंड पे सामने आया था उसको पूरी तरह नष्टो नाबूद, उसको पूरा खत्म करने का जो दिया गया है एटीएस और एनआईए को, वो पूरी तरह अपना काम को बखूबी निभा रही है और लगातार छापेमारी कर रही है। आज 3 जिलों में कानपुर के, चाहे वो देवबंद की बात करें, चाहे बुलंदशहर की बात करें, कानपुर की बात करें, वहाँ तीनों जगह एक साथ छापेमारी की गई थी। फिलहाल कानपुर में अभी पीएफआई कोई भी सदस्य हिरासत में नहीं आया। 3 जून को जो कानपुर में हिंसा हुई थी उसके बाद से पीएफआई का नाम सामने लगातार आ रहा है और इस पीएफआई को फिलहाल बैन कर दिया गया है, लेकिन उनके सदस्य जो अभी भी अन्य जिलों में चोर छुपे हुए हैं या जो किसी भी आतंकी साजिश को घटित करने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं उसको विफल करने का प्रयास जो है वो लगातार सरकार का तो जारी है। ठीक है, शुक्रिया रामजी शर्मा, आप नजर बनाए रखें, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई हलचल होती है हम तक पहुंचाइएगा। इसके वाजपेयी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा पहुंचे, जहां कई चुनावी रैलियों में वो शामिल हुए। कांगड़ा की रैली में हुंकार भरते हुए सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद की जड़ को उखाड़कर फेंक दिया गया है। कोरोना काल में सरकार ने जीवन और जीविका बचाने का काम किया। कोरोना काल में दूसरे देश पस्त लेकिन भारत मजबूत रहा। सबको मिल रहा सम्मान ये भारत के यशस्वी नेतृत्व के कारण, भारत की सुरक्षित हुई सीमाएं एक बार फिर से हम सबको गौरव की अनुभूति कराता है। और हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, यहाँ के वीर योद्धाओं ने, रणबांकुरों ने भारत की सीमा की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ा गया कारगिल युद्ध हो या फिर उससे पहले अलग अलग युद्धों में अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा इस धरती के योद्धाओं ने सदैव दुश्मनों को मनवाया है। और हिमाचल प्रदेश, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, तो भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी किया है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा जब पूरी दुनिया पस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी, किन कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में थी, लगता था कि मानवता के ऊपर सबसे बड़ा संकट आ चुका है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई नई योजनाएं बनाई जा रही थी, जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए कार्यक्रम चल रहे थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और
देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी इस डबल इंजन की सरकार। झांसी में सर्राफा और जमीन कारोबारी संजय वर्मा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की गई। इस मौके पर शहर कोतवाल तुलसीराम पांडे और राजस्व विभाग के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। कुर्की की गई संपत्ति की कीमत करीब 1 अरब रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि बड़ा बाजार निवासी संजय वर्मा पुत्र हरिमोहन वर्मा शहर के बड़े जमीन कारोबारी हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसी के चलते उनके खिलाफ जिलाधिकारी गैंगस्टर एक्ट के द्वारा कार्रवाई की गई है। संजय वर्मा की संपत्ति कुर्क की गई। जमीन कारोबारी संजय वर्मा की संपत्ति कुर्क की गई और जो संपत्ति कुर्क की गई है उसकी कीमत लगभग 1 अरब रुपए बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, ये जो तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तमाम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। संजय वर्मा पर कई आपराधिक मामले दर्ज भी हैं। अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है संजय वर्मा की ओर से, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के तहत ताला भी लगाया और जो संपत्ति है वो कुर्क की गई है। बहरहाल किन किन अपराध के तहत संपत्ति कुर्क की गई है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन 1 अरब की संपत्ति कुर्क की गई है। जमीन कारोबारी संजय वर्मा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। राजन दीक्षित ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ झांसी से बने हुए हैं। राजन दीक्षित, पूरे मामले में अपडेट क्या है? 1 अरब की संपत्ति को कुर्क किया गया। सबसे बड़ा सवाल कि ये संपत्ति अर्जित कैसे की गई? जी, आपको बता दें, ये सराफा व्यापारी हैं और जमीन का भी इनका काफी लंबा कारोबार है और इनके ऊपर काफी केस भी दर्ज है। पहले से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार है वो लगातार कार्रवाइयां कर रही है, तो उसी को लेकर इन पर कार्रवाई हुई है और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है। तो इसी के तहत इनके ऊपर आज कार्रवाई की गई है, जिसमें इनके जो 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजन दीक्षित तमाम इस जानकारी के लिए। गाजियाबाद में स्वर्गीय दादी पसंदी देवी की याद में प्रथम विशाल क्रिकेट ग्रामीण टूर्नामेंट का आगाज हुआ। वहीं न्यूज 1 इंडिया के एमडी शैलेंद्र शर्मा ने फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि टूर्नामेंट का मैच 7 नवंबर से चालू है और करीब एनसीआर की 30 से 40 टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। फाइनल जीतने वाली टीम को 61,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही रनर अप टीम को 41,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। टूर्नामेंट के सारे मैचेस एसआरजी क्रिकेट स्टेडियम नेशनल हाईवे नंबर 24 के पास लाल कुआं में खेले जाएंगे। मुजफ्फरनगर में सैनी समाज के एक ही परिवार के 9 सदस्यों ने इस्लाम धर्म त्याग कर फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। बताया जा रहा है कि सहारनपुर निवासी परिवार ने 150 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। उसी परिवार ने मुजफ्फरनगर के बघरा स्थित योग साधना केंद्र यशवीर आश्रम में हवन यज्ञ में आहुति देकर गायत्री मंत्र का पुनर्जाप किया और हिंदू धर्म में शामिल हुए। संत कबीर नगर में निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह 10 नवंबर को होगा। इसमें कालिंदी चौहान को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। चंदौली में डीडीयू, जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने एक शातिर लुटेरे को अरेस्ट किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से भारी मात्रा में सोने की ज्वेलरी, मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी चलती ट्रेनों में लूट की घटना को अंजाम देता था। बागपत पहुंचे राज्यसभा सांसद और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उपचुनाव पर बयान देते हुए कहा कि खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। गठबंधन का
प्रत्याशी आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। जयंत ने कहा कि पूर्व में भी खतौली सीट पर गठबंधन का प्रत्याशी ही आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। इस बार खतौली की जनता को एक बार फिर मौका मिला है और उम्मीद है कि जनता पॉजिटिव सोच के व्यक्ति को चुनेगी। और इसके साथ ही उन्होंने मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि वहां गठबंधन का प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।